सुनो भाई, देखो अब जो हम ना मतलब कि जो हमारा चैप्टर है डेप्रीसिएशन, उसी को अब थोड़ा आगे करते हैं। मैंने अभी तक जो तुम्हें करवा रखा है वो तुम्हारे पास है एसएलएम मेथड करवा दिया है, ठीक है। उसमें मैंने जो डेप्रीसिएशन अकाउंट है वो बनाना सिखा दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ये अकाउंट बनाना सिखा दिया, फिर सेल कैसे करते हैं मशीन का, ठीक है, ये सारा सिखा दिया। अपना सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास नेक्स्ट जो देखते हैं वो है WDV मेथड, ठीक है, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब सुनो, मैं तो बताता हूँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब क्या होता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मेरे पास एक ऐसा डेप्रीसिएशन का मेथड है जिसके अंदर जो हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाते हैं, मतलब कि जो वैल्यू बच गई उस पे हम क्या है डेप्रीसिएशन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास SLM मेथड है, ठीक है, SLM मेथड के अंदर क्या होता है, जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है ना उसी पे हर साल का डेप्रीसिएशन लगता है, बस ना रही है। तो देखो अब क्या है कि भाई जो नेक्स्ट बात करके चलते हैं, हमारे पास जो कौन सा मेथड है, WDV मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो लिखना शुरू करो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सुनो भाई, जो मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, पहले हमें समझना है इसके अंदर है क्या। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आर द मेथड इन विच द डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। भाई इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि मैंने एक मशीन खरीदी थी, वो मशीन थी मेरे पास 10 लाख की, ठीक है। तो 10 लाख की मशीन, उस पर मान लो जो मेरा रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है ना, जैसे मेरे पास जो मशीन थी वो मान लो मैंने 10 लाख की खरीदी थी, ठीक है। अब जो मेरे पास जो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है, ठीक है, वो मेरे पास मान लो 10% पर एनम है, ठीक है। हर साल कितना है 10%। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो लेस डेप्रीसिएशन तो कितना आएगा भाई, 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बच गया मेरे पे, 9 लाख। ये मेरे पास क्या, ये है रिटर्न डाउन वैल्यू है, ठीक है। फिर मैं इसमें करूंगा लेस डेप्रीसिएशन, तो यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन है 10% लगेगा इसका, ठीक है। किसका डेप्रीसिएशन, इसका 10%। तो इसी को तो मैंने क्या बोला, रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रीसिएशन लगाते, तो यहाँ पे आ गया 90,000। तो इसको माइनस करो कितना आएगा, 8,10,000, 8,10,000। ये मेरे पास फिर है रिटर्न डाउन वैल्यू, फिर लेस करेंगे इसमें से डेप्रीसिएशन, तो कितने का आ जाएगा भाई, 81,000 का। तो इस तरीके से भाई हमारे पास क्या है कि जब भी हम रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाते हैं, वही जो मेरे पास मेथड है वो कौन सा कहलाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। भाई देखो ये एक्चुअल में कोई मेथड नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि जब भी रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रीसिएशन लगाया जाए, ठीक है, तो वही मेरे पास है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड WDV मेथड है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर पहले, ठीक है। अब ना हम यही सेम चीज किसके अंदर करेंगे, जो अकाउंट्स बनाते हैं। कौन कौन से अकाउंट बना सिखा है भाई मैंने, पहला हमारे पास है असेट्स अकाउंट, ठीक है, असेट्स अकाउंट है, ठीक है। फिर जाके मेरे पास है डेप्रीसिएशन अकाउंट, उसके बाद मेरे पास है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। फिर मैंने तुम्हें जर्नल भी करना सिखा रखा है, और क्या सिखाया भाई, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मतलब कि मैंने क्या तुम्हें कैलकुलेशन सिखा रखी है, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मतलब कि अगर मैं मशीनरी को बेच रहा हूं, ठीक है, तो मशीनरी को बेचने में मेरे पास क्या गेन होता है या लॉस होता है, ये मैं तुम्हें कैलकुलेट करना सिखा रखा है, ठीक है। अब ना सबसे जो इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने निकल के आती है कि सेम चीज हमें WDV मेथड के अंदर करना है, ठीक है। तो पहले कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चन लेता हूं जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर बाकी आगे देखते हैं क्या क्या बात है क्या क्या नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अच्छा ये बताओ, पहले असेट्स अकाउंट के बारे में सबको पता है, थोड़ी थोड़ी बातें बता दे रहा हूँ ताकि हल्का रिवाइज हो जाए। वैसे जो पुरानी वीडियो देखना एक बार। तो भाई असेट्स अकाउंट है मेरे पास। असेट्स अकाउंट क्या बोलता है कि इसके अंदर ना तुम्हें हर साल का डेप्रीसिएशन चार्ज कर करके उसको हटाता जाना है, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास डेप्रीसिएशन अकाउंट है, डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर इसके अंदर जो भी डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा उसी सेम डेट को, मतलब कि जो भी हमारे पास 31 होगी या फिर 31 देखो 31 मार्च हो सकता है या फिर 31
दिसंबर हो सकता है। इस डेट की जितने भी डेप्रिसिएशन होंगे वो सारे के सारे डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर लिखे जाएंगे। मतलब ये देखो मैंने क्या बताया, असेट्स अकाउंट है, असेट्स अकाउंट के अंदर जो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो सारा का सारा डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। भाई मुझे कोई इसका नेचर बताएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इसका नेचर कैसा होगा? असेट्स, लायबिलिटी, कैसा? एक्सपेंडिचर, इनकम, किस टाइप का नेचर इसका? लायबिलिटी के नेचर का है। ठीक है, तो लायबिलिटी का मैंने बताया कोई सा भी जो प्रोविजन होता है उसका नेचर क्या होता है? लायबिलिटी का होता है। ठीक है, तो सुनो भाई, अब जब भी अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को अगर मेंटेन कर रहे हैं तो हमें क्या असेट्स की वैल्यू को कम नहीं करना है। मैंने पहले बताया था अगर कभी भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करके चलते हैं उस केस में हमें असेट्स अकाउंट जो है ना उसके अंदर मशीन की या फिर जितने भी जो हमारे पास असेट्स है उसकी वैल्यू को कम नहीं करना होता है। एक बार पुरानी वीडियो रिवाइज में देख लेना, भले स्पीड डबल कर लेना लेकिन देख लेना, सब फायदे में रहोगे। तो ये सारी बातें क्लियर है। और जर्नल तो पता ही है भाई, जो जर्नल एंट्री पास करनी होती है वो किस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास अगला है कैलकुलेशन। भाई ये थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हें दिक्कत बहुत सारी आ सकती है। यहाँ पे कह रहे कि कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। जैसे मान लो अगर मैं इसी में अप्लाई करता हूँ ना तो यहाँ पे कितना आएगा पहले बताना? 0 0 0, 10 में से 1 गया तो 9, कितना? 7,39,000। ठीक है भाई, इतना आ रहा है। अब सुनो, पक्का 29 आएगा ना भाई? अब सुनो, मैंने क्या बोला कि मेरे पास मशीन की वैल्यू स्टार्टिंग की तो ठीक है, मेरे पास जो स्टार्टिंग वैल्यू है, स्टार्टिंग की वैल्यू मेरे पास 10 लाख है, उसमें से लेस कर दे डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का, ये पहले साल का। ठीक है, फिर मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर, फिर बस मैंने क्या किया यहाँ पे ये जो है सेकंड ईयर का, फिर जो लास्ट मेरे पास है ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है। सुनो भाई, पहला बता दिया, दूसरा और जो तीसरा है। अब ना लास्ट में मेरे पास जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू 7,29,000 की है। अगर मैं इस मशीन को बेचता हूं, मेरे पास 2 केस 3 केस आ सकते हैं। ठीक है, पहला केस इस तरीके से है, भाई अभी से ध्यान रखना, सिर्फ पिछला रिवाइज करा रहा हूं एक बार। सुनो, हमारे पास क्या है कि जो पहला केस है वो ऐसा हो सकता है कि जो मशीन की वैल्यू है वो इतने की बिक जाए। पहला है ना कि मेरे पास 7,29,000 है तो इतने की मशीन मेरे पास क्या है सोल्ड हो जाए। दूसरी बात ये आ सकती है कि जो ये मेरे पास मशीन है इससे ज्यादा की सोल्ड हो जाए और जो सबसे लास्ट में इससे कम की सोल्ड हो। तो पहले मैं इसके तीनों केस बना लेता हूं। पहला मेरे पास है जो मशीन जो सोल्ड हुई है वो है 729,000, मतलब कि 7,29,000 इतने की मशीन अगर बेची है मैंने। ठीक है, और दूसरा जो मेरे पास है वो मान लो मैंने 8 लाख की बेच दी है। ठीक है, तीसरा है सिर्फ 7 लाख की बेची है। ठीक है, बताओ इन बातों में दिक्कत है किसी को? तो इसमें से हम माइनस करेंगे पहले इस वाले को। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब क्या है? नो लॉस नो गेन, मेरे पास कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है और कोई भी लॉस नहीं हुआ है। दूसरी बात करता हूं, अगर मैं 8 लाख का बेचता हूं तो कितने का प्रॉफिट होगा? 31 और 31,000 का, तो 71,000 का। तो इसमें से अगर मैं 8 लाख माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 71,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें से इसको माइनस करूं तो ये देखो, ये तो मेरे पास प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट है जिसको गेन भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसमें से 7 लाख को माइनस करूंगा तो कितने का लॉस आ जाएगा? 29,000 का। ठीक है, अब ना एक बात ध्यान रख के चलनी है, अगर मेरे पास लॉस होता है, ठीक है, क्या ध्यान रखना है? देखो पहले तो मेरे पास अगर ना जो लॉस हुआ है, अच्छा बताओ लॉस हुआ है डेबिट होगा क्रेडिट होगा? लॉस डेबिट होता है। ठीक है, तो हमें क्या समझना है कि जितने भी लॉस वगैरह होंगे उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? डेबिट साइड में होगी मशीनरी अकाउंट के, मतलब जो असेट्स अकाउंट है उसमें डेबिट साइड में एंट्री होगी। और जो मेरे पास गेन हुआ है, ये तो मेरे पास लॉस है ना ये वाला, ठीक है, लॉस ऑन सेल, यहाँ पे है गेन ऑन सेल। अब सुनो, तो जो मेरे पास ये है, अगर प्रॉफिट या गेन है तो हमें क्या समझना है? इसकी एंट्री किस साइड करेंगे भाई? क्रेडिट साइड में होगी, और जो लॉस हुआ है उसकी डेबिट साइड में।
तो हमें भाई इन बातों को ध्यान रख के चलना है। भाई पता है एग्जाम में ना तुमसे एमसीक्यू के अंदर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये मान लो अच्छी वाली दिक्कत आ जाएगी तुम्हें, इतना ध्यान रख के चलना। पेपर वाले जो भी तुम्हारा जो पेपर सेट पैटर्न सेट करेगा वो ये सोचेगा कि भाई बहुत आसान पेपर बनाओ। फर्स्ट टाइम एमसीक्यू दे रहे हो इसलिए सोचेगा बहुत ज्यादा आसान पेपर बनाओ, लेकिन वही आसान पेपर तुम्हें बहुत टफ लगेगा। लेकिन अगर मैं इसको देखूंगा ना एक बार में सारे क्वेश्चन आराम से होते जाएंगे। तो पहले तुम्हें सारी थ्योरी कवर कर लेनी है जितनी भी है, ठीक है। इसलिए हर एक चीज की थ्योरी में कवर करवाता चल रहा हूँ साथ में, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए बाद में। देख लेना तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। सारी थ्योरी भी करनी है, फिर जाके प्रैक्टिकल वगैरह जो करवा रहा हूँ वो सारी बात, बीच बीच में जो छोटे छोटे नोट्स लिखवा रहा हूँ उन सबको, ऐसी जितनी बातें लिखवा रहा हूँ इन सबको तुम्हें ध्यान रखते हुए चलना है, वरना दिक्कत आएगी अच्छी वाली, ठीक है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है थोड़ा वो देखो। सुनो भाई देखो, अब जो है ना हमारे पास है WDV का एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसको देखना क्या क्या बातें हैं उसके अंदर, फिर देखो क्या है। तो यहां से सुनो भाई, क्वेश्चन ऐसा है कि राम एंड श्याम ब्रोस परचेज a second hand machinery of rupees 7 lakh and freight charges installation charges is 1 lakh. Freight charges and installation charges is 1 lakh. Depreciation is provided. Depreciation is provided at the rate of 10% per annum according to the WDV written down value method. Account is closed every year 31st March. तो यहाँ पे तुम्हारे पास 3-4 चीजें देते हैं। पहला हमारे पास है प्रिपेयर, अच्छा बेचने की भी लिख दूं, नॉर्मल कर दूं, चलो देखते हैं। प्रिपेयर machinery account if the residual value of the machinery is 2 lakh. Also pass जर्नल एंट्रीज। सुनो भाई, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम एंड रोज परचेज द मशीनरी। भाई परचेसिंग डेट बता दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। परचेजिंग डेट जो हमारे पास है वो है 1 अक्टूबर को परचेज किया है, और वो जो है 2020 को परचेज किया है। 1 अक्टूबर 2020 को परचेज किया है। और इसमें जो भाई हमें अकाउंट बनाना है वो मान लो 3 साल तक बनाना है। जो मशीनरी अकाउंट बनाना है यहाँ पे जो है वो है मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि राम एंड श्याम रोज परचेज अ सेकंड हैंड मशीनरी ऑफ रुपीज 7 लाख। तो जो परचेजिंग प्राइस है, परचेजिंग
प्राइस जो मेरे पास है वो है 7 लाख रुपए। उसके बाद है फ्राइट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो हमारे पास है 1 लाख। तो टोटल वैल्यू ऑफ मशीन कितनी आ गई? 8 लाख। तो टोटल वैल्यू ऑफ मशीनरी वो है 8 लाख। अब लेस कर दो इसमें से स्क्रैप वैल्यू, वो है 2 लाख की। तो मेरे पास क्या है कि टोटल डेप्रीसिएबल वैल्यू, टोटल डेप्रीसिएबल वैल्यू कितने की आ गई? 6 लाख। तो हम डेप्रीसिएशन किस पे लगाएंगे भाई? 6 लाख पे। बात समझ में आ रही है? मैंने तुम्हें क्या बताया था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास यहाँ पे ये है कि परचेजिंग प्राइस जो भी हो उसमें ऐड कर दो इंस्टॉलेशन चार्जेस, लेस कर दो स्क्रैप वैल्यू, उसके बाद जाके हम क्या लगाते हैं? डेप्रीसिएशन लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी स्क्रैप वैल्यू पे देखो, मुझे तो पता है ना कि वो स्क्रैप वैल्यू इतनी मुझे मिल जाएगी, तो जितनी वैल्यू हमें पता होता है इतनी वैल्यू वापस आ जाएगी, उस पर हम कभी डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात, ये ध्यान रख के चलनी है। ठीक है, तो देखो अब क्या क्या बनाना है, हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो बनाते हैं भाई। उसके बाद जर्नल एंट्री खुद पास करना। ज्यादा बड़ा हो गया ये, कोई ना, बच जाएगा तो दिखा जाएगा। तुम भी बनाना बड़ा बड़ा, फिर साफ करो, मिटा लेना ऐसे करके। डेट है पर्टिकुलर अमाउंट, डेट। वैसे पता है एक्चुअल में तुम्हें जो फॉर्मेट है ना, पेंसिल की हेल्प से बनाना होता है हमेशा, एग्जाम में भी सब जगह फॉर्मेट हमेशा पेंसिल से ही बनता है। ठीक है, पेंसिल से हमेशा जब भी करो पेपर तो फॉर्मेट पेंसिल से बनाओ, ताकि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब भी बनाओ तो फॉर्मेट पेंसिल से बनाओ, ताकि एक्स्ट्रा हो जाए उसको इरेज कर दो, खत्म, लास्ट में क्लोज कर दो पेंसिल से ही। वो तो बच्चे टाइम बचाने के लिए पेन से बना देते हैं, फिर बाद में रोते हैं तो बड़ा बन गया। हाँ भाई, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। भाई ये बातें हैं हमारे पास, तो लेट्स सी कि क्या होगा। और भाई बिना फॉर्मेट के जिसने क्वेश्चन किया ना वो फिर देखना, क्योंकि बच्चों की जगह फॉर्मेट बनाने की आदत हटती है ना एक बार, तो जिंदगी पर हटी रहती है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहां भी है डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट डेबिट और ये क्रेडिट। आप सुनो भाई, तो डेट है पर्टिकुलर अमाउंट है, डेट है पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग हमने कहां से करी है भाई? हमने मशीन जो परचेज की है वो परचेज की है 1 अक्टूबर 2020, और हमें कितने साल का बनाना है? 3 साल का बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले मैं डेट डालूंगा 2020 और 1 अक्टूबर, यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, और जो भाई मैं सिंपल से लिख दूंगा 6 लाख। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो अगर तुम इस नोट्स को नहीं बनाते हो ना तो तुम्हें यहाँ पे बनाना होता। ठीक है, कैसे ब्रैकेट में जो मैं लिखता हूँ ना मैं, वो सारी चीजें। तो 1 अक्टूबर है, हम अपना अकाउंट कब क्लोज कर रहे हैं भाई? 31 मार्च को। ठीक है, जो हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 10%, और मेथड कौन सा है भाई? WDV है मेथड, जो है WDV मेथड है, मतलब कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो बैंक अकाउंट 6 लाख आ गया मेरे पास। बैंक अकाउंट में अगर मेरे पास 6 लाख है तो सबसे हम देखते हैं कि इस पे डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट से चार्ज होगा, कितना अमाउंट इस पे डेप्रिसिएट करेंगे, कितने महीने के लिए करेंगे। हमें पता है कि 21 को आएगा, ये 2021 में आएगा ना, और 31 मार्च को आएगा। ठीक है, तो 31 फिर 31 मार्च, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो मेरे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट है कितना, देखो हमने इसमें कैलकुलेट करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ भाई 3 तक तो यहाँ बन जाएगा ना मेरे हिसाब से।
बन जाना चाहिए, कितना बन जाएगा? तो भाई देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि वर्किंग नोट डालते हैं पहले। वर्किंग नोट फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो भाई कैसे करेंगे? मेरे पास जो वैल्यू है 6 लाख, 10% का रेट है। भाई कितना महीने के लिए? अक्टूबर पूरा जा रहा है, नवंबर पूरा जा रहा है, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने के लिए हमारे पास। तो क्या कर देंगे? 6/12। वैसे पता है इसका सिंपल सा तरीका क्या है? देखो यहाँ देख जाओ, अगर मैं पूरे साल का निकालता कितना निकलता? पूरे साल का 60,000 निकलता। आधे साल का निकाल रहे हैं तो 30,000, तो यहाँ पे वही निकलना चाहिए। पहले 0 से 0, 0 से 0, 6 से 2 बार में कट गया, 2 से। भाई ये नहीं बताऊंगा कि हाँ कैसे कैसे कटा है, तुम यही पूछने लग जाओ, ध्यान रखना। तो ये 30,000 निकल रहा है मेरे पास। तो जो 30,000 जो मेरे पास है डेप्रीसिएशन है, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 30,000। अब क्या आएगा मेरे पे? बाई बैलेंस CD। तो बैलेंस CD कितने का बचेगा? 5,70,000। 5,70,000 है। अब इसको कर दिया जाए यहाँ पे क्लोज, तो कितना आएगा? 6 लाख। 6 लाख और यहाँ भी 6 लाख। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, वहां से जो 31 मार्च से लेके क्या आएगा मेरे पास? 2021 1 अप्रैल। तो क्या लिखेंगे? 2 बैलेंस BD और कितने का? 5,70,000। 5,70,000 का हमारे पास है कि जो बैलेंस BD ट्रांसफर हुआ है। अब हम जो डेप्रीसिएशन लगाएंगे वो किस पे लगेगा? इस वाली वैल्यू पे, क्योंकि हम कर रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर क्या होता है कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाया जाता है। तो अब जो सेकंड ईयर की कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ सेकंड ईयर। तो भाई सिंपल सही है, वैसे मुझे पता है सब कर लोगे, लेकिन फिर भी एक बार दिखा दे रहा हूँ। 5,70,000 है और 10% है, 100 से कर दिया 0 0 0 से 0, तो कितना आ रहा है? 57,000 का। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? ये मेरे पास है 2022 आ जाएगा और 31 मार्च को 2022 31 मार्च। और क्या मेरे पास? बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट 57,000 है। बैलेंस CD कितना आएगा? बाई बैलेंस CD करना भाई, माइनस 57,000 में से 5700 अगर करते हैं 5,13,000, 5,13,000, तो 5,13,000। तो टोटल मेरे पास आएगा वही 5,70,000। इस साइड का भी कर दो, 5,70,000। भैया उसके बाद क्या है? जो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करते हैं, एक पहले साल का बन गया, दूसरे का बन गया और तीसरे का बन गया। अच्छा तुमसे पता है इसमें MCQ क्या पूछ सकता है? इसके अंदर तुमसे MCQ पूछ लेगा, व्हाट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर? तीसरे साल की रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है? ठीक है, तो इसमें एक वर्ड समझना है। अगर बोलेगा रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर, ठीक है, तो तीसरे साल का डेप्रीसिएशन लगा के फिर करना है। लेकिन अगर वो बोल दे रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर, तो हमें जो यहाँ से करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, वो लेके आएंगे। बात समझ में आ रही है? मैंने पहले क्या बोला कि रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर, तो जो वैल्यू ट्रांसफर करूंगा वो। अगर बोल दूं रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर, तो क्या करेंगे? जो तीसरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा उसके बाद जाके जो वैल्यू बचेगी वो। तो यहाँ पे क्या है मेरे पे? 2022 और 1 अप्रैल है। क्या करेंगे? 2 बैलेंस BD, और जो बैलेंस BD है वो है 5,13,000 का। ठीक है, 5,13,000 का मेरे पास यहाँ पे। तो अब 2023 को जो करेंगे वो है 31 मार्च। 31 मार्च है, तो जिसमें डेप्रीसिएशन है बाई
डेप्रीसिएशन अकाउंट, भाई सिंपल पता लग रहा है ना 513, ठीक है, मतलब कि कितना आ रहा भाई 51,300। तो कितना बैलेंस सी डी आएगा इसका भाई, बैलेंस सी डी कितना भाई, किसने नहीं किया, अच्छा माइनस नहीं होगा, 513 और फिर मेरे पे से कितना आ रहा है 003 और 1 और 5 0 0, 10 में से 3 गया तो यहाँ पे 7 है, और फिर जाके 2 में से 1 गया तो 1, और फिर 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना, ठीक है, तो कितना आ रहा है 461700, मतलब कि मेरे पे कितना आ रहा है 46 और मतलब 4,61,700, ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू है। तो अब इसका नेक्स्ट टोटल कर दो 5,13,000, कितना मेरे पे 5,13,000 है, 5,13,000। यहाँ पे तुम्हारा अकाउंट क्लोज है। देखो जब भी बोलते हैं 3 साल का बनाना है तो 3 साल का ऐसे ही बनता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैं डेप्रिसिएशन पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारी फर्स्ट ईयर की जब तुम फर्स्ट ईयर में जाओगे ना तो उस टाइम बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके, और एग्जाम में 101% आता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी तुम इतने इसमें स्ट्रांग हो जाओ कि फर्स्ट ईयर में जब पढ़ो तो उस टाइम ये मान लो क्वेश्चन ऐसे कर दो, बोल दो भाई चैप्टर हम खुद कर लेंगे, ऐसा करो, ठीक है। तो बस उसमें एक टॉपिक ऐड हो जाता है, जो टॉपिक का नाम है ना एक बार अभी से देख लो, वो है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है भाई। जो हमारे पास क्या है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये वाला ये टॉपिक आता है बस डेप्रिसिएशन के अंदर, और कुछ नहीं है। मतलब कि WDV से या तो रिटर्न उस पर चले जाएंगे और जो स्ट्रेट लाइन है, या फिर SLM से WDV पे, और कुछ नहीं है। इसे स्पीड में नोट डाउन करो, फिर देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्या है। सुनो भाई देखो, अब जो हमारे पास है वो एक बार देख लो, इलिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारे पास ना 5th है, ठीक है। वैसे देखो जो इलिस्ट्रेशन नंबर 5th है ना, उसमें जो तुम्हें बात ध्यान रखनी ना वो सिर्फ ये है कि हमारे पास SLM वाला मेथड है और उसमें मशीनरी हमने सोल्ड करी है, ठीक है। तो SLM वाला मेथड है, मशीनरी हमने सोल्ड करी है, ये चीज है। अब जो उसका जो नेक्स्ट है ना वो थोड़ा देखो, वैसे MCQ बन सकते हैं तुम्हारे, मतलब उसमें से उस टाइप पे से तुम्हारे MCQ बन सकते हैं। इलिस्ट्रेशन 5 तुम्हारा हो जाना चाहिए आराम से। जो इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है, ठीक है, वो देख लो। यहाँ पे जो है उसमें टॉपिक पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ गेन या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, जो इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है, इलिस्ट्रेशन 6 है, उसके अंदर उसने बोल रखा है कि सनराइज लिमिटेड परचेज अ सेकंड हैंड मशीनरी फॉर 5,50,000, ठीक है। तो परचेजिंग प्राइस क्या है मेरे पास, परचेजिंग प्राइस जो है वो 5,50,000 है, और फिर जाके उसमें ऐड कर दो क्या है, इंस्टॉलेशन है जो ऐड करना है। वो कह रहे कि एंड स्पेंड 50,000 ऑन इट्स रिपेयर। तो भाई इसके रिपेयर पे जो रिपेयर है सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, मशीन चल रही है, सुन जाओ भाई, मान लो पहले मशीन चल रही है, ठीक है, मशीन को हमने यूज करने लगे और मशीन चल रही है, और अगर उस पर हल्की सी कोई खराबी आ गई, मान लो उसका जो पंखड़ी है ना वो टूट गई, ठीक है, पंखड़ी टूटी, मैंने सेम पंखड़ी लाके लगा दी, अब उसको मशीन अकाउंट में ऐड करूंगा नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि भाई उससे कुछ ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं, मतलब बाद में वो वाला एक्सपेंडिचर याद है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि अगर हमारे पास वैल्यू बढ़ती है मशीन की, मतलब कि कोई क्वालिटी बढ़ती है, तो क्वालिटी बढ़ने के बाद ही हम उसमें ऐड करते हैं, वरना नहीं करते, ठीक है। मैं बोल दूं पहले प्लास्टिक की पंखड़ी लगी थी, अब जो है ना वो मान लो उसने स्टील की जाके लगा दी, तो ऐड कर दूंगा मैं मशीन अकाउंट के अंदर। तो उसमें क्या लिख दूंगा, टू बैंक करके मशीन की वैल्यू बढ़ा दूंगा इस तरीके से। अब सुनो, तो यहाँ पे क्या है कि भाई जो रिपेयर है, रिपेयर 50,000 का है, तो टोटल वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है, कितनी आ रही है, टोटल वैल्यू ऑफ मशीन जो है, ठीक है, वो आ रही है मेरे पास 6 लाख की। टोटल वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है, 6 लाख की है। कह रही कि डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%, और किसके फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, SLM है, ठीक है। ये सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि तुम सेल और परचेज पहचान सको, और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है मेरे पास कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो मेरे पास है 10% पर एनम, और है SLM, ठीक है, SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं।
कह रहे कि दिस मशीन इज सोल्ड फॉर 4,40,000। इस मशीन को कितने बेचा है? 4,40,000। तो सोल्ड किया जो हमने मशीन को, मशीनरी सोल्ड करिए 4,40,000 की। भाई नीचे सुनना डेट वगैरह बता रखी, देखते हैं। कह रहे कि अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर। भाई मैंने दो बताया था, एक होता है कैलेंडर ईयर, दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो हमारे पास कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है? जो कैलेंडर में लिखा हुआ है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, कैलेंडर में तो ये लिखा होता है। दूसरा मेरे पास है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सोल्ड हमने जो मशीन किया है वो 4,40,000 का है। अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर। तो बता दे रहा हूं मैं, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे कब है? 31 मार्च को एंड कर रहे हैं। कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। सबसे पहले उसने बोला है कि इफ डेट ऑफ परचेज इज 1 अप्रैल 2015, अगर हमने मशीन जो परचेज करी है, केस फर्स्ट है, कह रहा है कि जो परचेजिंग डेट है, परचेजिंग जो मेरे पास डेट है वो है 1 अप्रैल 2015, वो है 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल है 2015 है। और उसके बाद कह रहा कि एंड द सेल इज 31 मार्च 2018। जो सेल किया उसने, सेल डेट जो है वो क्या? 31 मार्च 2018। कैसे करेंगे भाई इसको? सिंपल सा है। तो हमें क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को, मतलब कि बेचने पे प्रॉफिट या लॉस है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है। वैल्यू ऑफ मशीनरी वो मेरे पास है 6 लाख की। भाई कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है? एसएलएम मेथड फॉलो हो रहा है। तो क्या करेंगे? इसमें से लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन। भाई डेप्रीसिएशन को कैसे लेस करना है? कितना अमाउंट आएगा? पहला, सबसे पहले हमें क्या देख के चलना है कि जो, भाई मैं सिर्फ पहला थोड़ा डीप सॉल्व कर रहा हूं, बाकी सारे वैसे शॉर्टकट में सॉल्व कर दूंगा। तो पहला मेरे पास है डेप्रीसिएशन, वो भी है मेरे पास 1st ईयर का। ठीक है, 1st ईयर कहां से का है? 1 अप्रैल 2015 से 2016, मतलब कि 2015 से लेके 2016 तक। तो एसएलएम मेथड है, 60,000 लग जाएगा मेरे पे 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहाँ पे कितना आएगा? पहला आ जाएगा 60,000। उसके बाद मेरे पास जो वैल्यू बची है, वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 कितना आएगा मेरे पास? 5,40,000। तो मैं 1 अप्रैल 2016 पे पहुंच गया। अब जो लेस करूंगा, लेस डेप्रीसिएशन कब लगा रहा हूं? 31 मार्च को लगेगा ना, 31 मार्च 2017। 16 का लग गया मेरे पास यहाँ पे लगा 16 पे, यहाँ लगा 17 पे। तो 17 पे भी 60,000 का लगेगा, क्योंकि हम SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो कितना आएगा? 4,80,000। 4,80,000 मेरे पास आएगा। फिर जो नेक्स्ट है और माइनस कर दो, ये मेरे पास वैल्यू कब है? वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 की जो मेरे पास वैल्यू है वो है 4,80,000 की। अब इसमें से हम एक बार जो और डेप्रीसिएशन है उसको माइनस करते हैं। तो लेस जो डेप्रीसिएशन लगाएंगे वो है 31, भाई 18 को बेच रहे हैं ना, तो 31 मार्च 2018। यहाँ भी 60,000 माइनस करना है। तो मेरे पास वैल्यू कितनी बच रही है यहाँ पे? और 4,20,000। तो मेरे पास जो वैल्यू है
वैल्यू ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी है भाई? अच्छा कब है? वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन फर्स्ट ऑफ, अच्छा 22 तारीख को रहे ना, तो भाई बताओ 31 मार्च को कितनी वैल्यू है? 31 ऑफ मार्च 2018 कितनी वैल्यू है? 4,20,000, 4,20,000। अब जो सोल्ड किया हमने, लेस सोल्ड, ठीक है, जो भाई सेल कब किया हमने? 31 मार्च को किया ना, 31 मार्च 2018 को हमने बेचा, कितने का बेचा है? 4,40,000। भाई ध्यान रख के चलना, ये वाली वैल्यू 4,40,000 का, तो 4,40,000 का हमने बेचा है। 4,20,000 की मशीनरी थी, कितने का बेचा? 4,40,000 का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 4,20,000 की मशीन थी, 4,40,000 में बिक गई, ठीक है। तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है? 20,000 है। भाई इस टाइप से तुम्हें एमसीक्यू 101% मिलेंगे, भले ही रेट बहुत आसान सी ना हो, लेकिन थोड़ी डिफिकल्ट डेट मिलेगी, ठीक है। अभी तो भाई उसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट है केस, दूसरा है, तीसरा, ठीक है, और फिर चौथा। 4 केस है टोटल इसके अंदर, ठीक है। अगर तुम इन चारों केसों को थोड़ा बहुत ट्राई मारते हो ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अच्छा खासा तुम्हारा हो जाएगा। इन चारों केस को एक बार करना, सॉल्यूशन है इसमें, एक बार देख के साथ साथ सॉल्व कर लेना, बाकी हो जाना है। बस वही है, डेट थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है। इसमें क्या है कि एग्जैक्ट पूरे 1-1 साल का है, यहाँ देख जाओ, इसमें पूरे 1-1 साल की डेट है बस। और जितने नेक्स्ट केस हैं उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा भाई कि जो डेट वगैरह वो थोड़ी थोड़ी चेंज आएगी। जैसे मान लो कि 6 महीने के डेप्रिसिएशन आ जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में 3 महीने का होगा, फिर जाके लास्ट के महीने में 6 महीने का होगा। तो इस तरीके से साथ साथ होगा, बस में तुम्हें क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये तुम्हें ना वर्किंग नोट से ही एग्जाम में सॉल्व करना है, क्योंकि अकाउंट्स तो बनाना है कोई बनता नहीं है। अकाउंट्स जो बन रहे हैं तुम्हारे आगे के लिए बन रहे हैं। अभी जो अकाउंट बना रहे हो क्या तुम्हारे आगे के लिए। इस सेकंड टर्म में जितने चैप्टर हैं वो थोड़ा स्पीड में खींचेंगे, देख लेना क्या क्या चीज़ है। तो इसके बाद तो कुछ, अब जो हम क्या करेंगे, जो WDV के, देखो तरीका सेम है सब, बस क्या ध्यान रखना है, WDV के अंदर जो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो थोड़ा अलग अलग चलता है। WDV के अंदर क्या है, जो तरीका है वो थोड़ा अलग अलग चलेगा, और कुछ नहीं होता। बस थोड़ा इतना देख के चल लेना, और कुछ नहीं है। चलो नोट डाउन।